एक काउंटरफीटर जिसने अपनी कला से दुनिया को हैरान कर दिया, एक ऐसा क्रिमिनल जिसने जितनी बार आम जिंदगी जीने की कोशिश की उतनी बार उसके अपनों ने उसे क्राइम की दुनिया में धकेल दिया। कौन था ये जालसाज और कैसे बदली उसकी जिंदगी? कैसे उसका ही बेटा उसके जेल जाने की वजह बना? किसे कहा जाता है अमेरिका का काउंटरफीटर किंग? जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे। ये कहानी है आर्थर जे विलियम्स जूनियर की, जिन्हें अमेरिका के सबसे बड़े क्वांटिफाइटर्स में से एक माना जाता था। आर्थर जूनियर की लाइफ जर्नी एक साधारण और लोअर मिडिल क्लास फैमिली से शुरू होती है, जो अमेरिका के साउथ शिकागो के इलिनॉइस में रहा करती थी। आर्थर ने पहली बार 23 नवंबर 1972 को आंखें खोली थी, मगर आर्थर का बचपन आम बच्चों की तरह बिल्कुल नहीं था, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज फादर, जो एक क्रिमिनल थे। छोटी मोटी चोरियां तो उनका रोज का काम था। एक रोज वो कार चोरी के इल्जाम में पुलिस के हत्थे चढ़ गए, कुछ दिनों तक जेल में रहे और 1983 में एक दिन अपनी पत्नी और बेटे को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए। इस वक्त आर्थर की उम्र करीब 12 साल थी। छोटी सी उम्र में पिता तो जा ही चुके थे, साथ ही इस सदमे ने मां को भी नॉर्मल नहीं रहने दिया। वो जैसे इस सदमे को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। उन्हें सिजोफ्रेनिया नाम की बीमारी भी थी। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हेलुसिनेशंस होते हैं, अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, अजीब अजीब चीज़ें दिखती हैं और गलत धारणाएं भी बनती हैं। माइंड बिल्कुल डिसबैलेंस हो जाता है और चेहरे पर एक अलग ही उदासी रहती है, जिसे आप डिप्रेशन भी कह सकते हैं। वो कई बार अपने घर में वेट्रेस की तरह घूमती थी। ये प्रॉब्लम्स तब और ज़्यादा बढ़ने लगीं जब अर्निंग बिल्कुल बंद हो गई। माँ बीमारी की वजह से काम नहीं कर सकती थी और आर्थर अभी बहुत छोटा था। 13 साल की उम्र में एक दिन जब आर्थर ने फ्रिज खोलकर देखा तो वो गुस्से से तिलमिला उठा, क्योंकि फ्रिज में खाने को कुछ नहीं था और उसे जोर की भूख लगी थी। मतलब अब आलम यह था कि गरीबी के कारण उन्हें भूखे रहना पड़ रहा था, लेकिन यह सब आर्थर को अंदर ही अंदर चिड़चिड़ा बना रहा था। वो फ्रिज को झटके से बंद करता है और बाहर निकल जाता है। रोड पर टहलते हुए वो एक कार पार्किंग काउंटर के पास पहुंचा, जहां गुस्से में उसने काउंटर पर टॉयलेट कर दिया और जोर से लात मारी। इस पर अंदर से सिक्कों की खनखन की आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा कि अगर वो काउंटर खोलने का तरीका ढूंढ लेता है तो इसके अंदर रखे पैसों को ले लेगा। इसके लिए वो मशीन को तरह तरह से छेड़ने लगा और जल्द ही काउंटर के ताले के छेद में उसे एक लोहे का टुकड़ा डालने का मौका मिल गया। टुकड़ा डालने और उसे इधर उधर घुमाने पर आर्थर का काम बन गया। काउंटर का ताला खुल गया और वो सारे सिक्के उठाकर ग्रॉसरी स्टोर में पहुंचा। यहां से उसने खाने पीने का सारा जरूरी सामान खरीद लिया और किचन में रख दिया। कुछ समय बाद जब माँ घर लौटी और उन्होंने देखा कि फ्रिज, स्लिप, सब कुछ फल, सब्जी और दूसरे सामान से भरी हुई हैं, तो वो हक्का बक्का रह गई। उन्होंने आर्थर से पूछा कि ये सब कहाँ से आया, तो पहले तो वो कुछ नहीं बोला, मगर जब माँ जिद करती रही तब उसने बताया कि वो कार पार्किंग का काउंटर तोड़कर आ रहा है और ये सामान उन्हीं चोरी किए हुए पैसों से आया है। ये सुनने के बाद आर्थर की माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उनका बेटा उसी रास्ते पर जा रहा था जिस रास्ते पर चलते हुए उसके पिता आज उन सबसे दूर थे। वो नहीं चाहती थीं कि उनका बेटा एक क्रिमिनल बने, इसलिए वो उसे बहुत समझाती हैं, डांटती हैं, फटकारती हैं, मगर आर्थर को जैसे अपने किए पर कोई पछतावा ही नहीं था। उसने ये सब एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। कुछ महीनों तक ऐसे ही चलता रहा और अब किराया ना देने की वजह से उन्हें अपना घर भी खाली करना पड़ा। इस सब की वजह से आर्थर का गुस्सा अपने पिता पर बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि ये सब उनकी वजह से ही हो रहा था। घर ना होने की वजह से वो लोग कुछ समय के लिए एक शेल्टर होम में रहे, पर यहां भी लॉन्ग टाइम के लिए सरवाइव करना पॉसिबल नहीं था। इसलिए वो गवर्नमेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले घर में शिफ्ट हो जाते हैं। और यही वो समय था जिसने आर्थर की जिंदगी को क्राइम की दुनिया में पूरी तरह से धकेल दिया। दरअसल ये जगह छोटी मोटी गैंग्स से भरी हुई थी, जिस वजह से आर्थर की मुलाकात भी इसी प्रवृत्ति के लोगों से होने लगी। उसने धीरे धीरे क्रिमिनल्स से दोस्ती की और सर्वाइवल के लिए उनके साथ छोटे छोटे क्राइम में इन्वॉल्व भी होने लगा। जल्द ही उसने एक गैंग भी ज्वाइन कर ली और अब वो दुकानों, कार पार्किंग और घरों को लूटने लगा। अब पैसे कमाने के लिए उसे इससे बेहतर तरीका कोई नहीं लगता था, इसलिए वो खुद को पूरी तरह से क्राइम की दुनिया में धकेलने के लिए तैयार था। आर्थर जब 15 साल का हुआ तब उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है जिसका नाम था दा विंची। विंची असल में आर्थर की माँ का दोस्त था। दोनों लंबे समय के बाद एक दूसरे से मिले थे और ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार का रूप ले रही थी, लेकिन वो दोनों ही इस रिश्ते के बारे में किसी को बताना नहीं चाहते थे। इसलिए विंची के साथ आर्थर की माँ के रिलेशंस सीक्रेट रहे। मगर फिर कुछ ऐसा हुआ कि आर्थर की विंची से मुलाकात हो गई।
दरअसल एक बार आर्थर और उसकी गैंग एक कार चोरी करने पहुंची, पर किस्मत ने आर्थर का साथ नहीं दिया और कार चोरी के इल्जाम में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आर्थर की मां के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसे जमानत पर बाहर ला सके, और ना ही पुलिस आर्थर को जल्दी छोड़ने को तैयार थी। तब विंची ने ही आर्थर की मदद की, उसकी बेल कराई और खुद को उसकी मां के दोस्त के रूप में इंट्रोड्यूस किया। रास्ते में दोनों के बीच हल्की फुल्की बातें हुई और फिर विंची ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर आर्थर भी हैरान रह गया। दरअसल विंची ने कहा कि अगर तुम्हें चोर बनना है तो छोटे मोटे काम बंद करने होंगे। काउंटर तोड़ने से, दुकान लूटने से, घरों में चोरी करने से या फिर कार गाड़ियां लूटने से कुछ नहीं होगा। अगर हाथ मारना है तो कोई बड़ा हाथ मारो, वरना इस सबसे लाइफ खराब हो जाएगी। ये सुनते ही आर्थर की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसने विंची से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसे लगा था कि विंची उसे समझाएगा और कहेगा कि ये सब काम गलत है, वो ऐसा ना करे। लेकिन यहां बिल्कुल उल्टा हो रहा था। इसलिए उसने शॉकिंग रिएक्शन देते हुए पूछा, मैं कुछ समझा नहीं, मुझे क्या करना चाहिए? इस पर विंची उसे अपने साथ अपने अड्डे पर लेकर गया। ये एक बहुत पुरानी बिल्डिंग थी जो देखने पर एकदम गोदाम जैसी लग रही थी। जर्जर सी दीवारों के बीच में एक खस्ता हाल लिफ्ट लगी हुई थी, जिसमें बैठने पर ऐसा लग रहा था मानो ये अभी गिर पड़ेगी। विंची ने आर्थर को अपने साथ लिफ्ट के अंदर लिया और दोनों बिल्डिंग के तहखाने में पहुंच गए। ये बिल्कुल एक वर्कशॉप के जैसा था, जहां बहुत सी चीजें रखी हुई थीं, जैसे ढेर सारे पेपर, स्याही, मशीन और भी बहुत कुछ। तहखाने में घुसते ही आर्थर ने सबसे पहले इंक को स्मेल किया। वो समझ नहीं पा रहा था कि यहाँ होता क्या है, इसलिए उसने बड़ी क्यूरोसिटी के साथ विंची से पूछा कि ये कौन सी जगह है और यहाँ क्या होता है। विंची ने कोई खास जवाब नहीं दिया, बस आर्थर को अपने पीछे पीछे चलने को कहा। इसके बाद उसने एक पेपर का बंडल उठाया, एक मशीन के पास गया, उसमें स्याही भरी, खांचे को भरा और फिर काम शुरू कर दिया। और जब काम पूरा हुआ तब आर्थर को समझ आया कि यहाँ क्या हो रहा है। असल में विंची नकली करेंसी छापता था और आर्थर को भी वो यही नकली नोट छाप कर दिखा रहा था। इतना पैसा देखकर आर्थर का मुंह भी खुला का खुला रह गया, क्योंकि जिस पैसे के पीछे वो इतने समय से भाग रहा था, वो पैसा उसे यहाँ बिना ज्यादा किसी मेहनत के मिल रहा था। आर्थर ने तुरंत फैसला कर लिया कि वो अब से विंची के साथ ही काम करेगा, और विंची तो पहले से ही ऐसा चाहता था, इसीलिए वो आर्थर को अपने साथ लेकर आया था। उसने तुरंत आर्थर को अपने काम की जानकारी देना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वो सब कुछ सीखने लगा, जैसे मशीन में खांचे कैसे भरते हैं, स्याही कैसे लगाते हैं और नोटों को यूनिक सीरियल नंबर किस तरह से दिए जाते हैं, कलर मिक्सिंग कैसे होती है और ऐसा क्या किया जाता है कि असली और नकली नोट के बीच फर्क न के बराबर नजर आए। आर्थर ये सब मन लगाकर सीख रहा था, क्योंकि इसके बदले विंची उसे अच्छी खासी रकम दे रहा था। वो जितना ज्यादा नोट छापता, विंची उसे उतना ही ज्यादा कमीशन देता, जिस वजह से आर्थर की गरीबी दूर होने लगी। इस बीच एक और चीज हुई जो आर्थर को सबसे ज्यादा पसंद आई, और वो था विंची का नेचर। बचपन से ही आर्थर पिता के प्यार को तरसा था। उसे अपने पापा पर बहुत गुस्सा था, क्योंकि वो उसे और उसकी मां को छोड़कर चले गए थे। मगर विंची ऐसा नहीं था। वो उसका और उसकी मां दोनों का ध्यान रखता था। वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय आर्थर के साथ गुजारता था। दोनों के बीच बॉन्डिंग काफी अच्छी हो रही थी। आर्थर तो उससे अपनी हर बात शेयर करने लगा था। विंची भी उसे बिल्कुल एक बेटे की तरह प्यार करता था। ये सब देखकर आर्थर की मां भी काफी खुश थी और पहले से काफी नॉर्मल थी, इसलिए भी आर्थर संतुष्ट था। उसे लग रहा था कि लाइफ में अब सब कुछ ठीक हो रहा है। पर तभी फिर से कुछ ऐसा हुआ कि पिता शब्द से ही उसका भरोसा उठ गया। तो हुआ कुछ यूं कि एक दिन जब आर्थर विंची की बिल्डिंग में पहुंचा तो उसने देखा कि तहखाने पर ताला लटका हुआ है और विंची भी वहां नहीं है। उसे लगा कि शायद वो किसी काम से बाहर गया होगा, तो वो चला गया और अगले दिन फिर से पहुंचा, लेकिन इस बार भी ताला लटका हुआ था। ऐसा कई दिनों तक हुआ। आर्थर समझ गया कि अब ये ताला कभी नहीं खुलेगा, क्योंकि विंची का कोई कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं था। उसके घर पर भी ताला लगा हुआ था। वो बिना किसी को कुछ बताए गायब हो चुका था, जिस वजह से आर्थर बेहद उदास हुआ, क्योंकि पिता के बाद एक विंची ही था जिसे उसने अपना आइडल, गाइड और एक अच्छा दोस्त माना था। मगर विंची के जाने से आर्थर को ऐसा लगा जैसे उसे 2 बार छोड़ दिया गया है। पहली बार उसके बायोलॉजिकल फादर ने और दूसरी बार उस व्यक्ति ने जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार और सम्मान देता था। विंची के जाने के बाद आर्थर ने फैसला किया कि वो एक बार फिर वही पुरानी गैंग ज्वाइन कर लेगा और फिर से चोरी, लूट, डकैती और खासकर कार चोरी के धंधे में उतर जाएगा। और जल्द ही उसने ये काम शुरू भी कर दिया। पर कहानी में फिर से एक ट्विस्ट आया।
दरअसल इसी बीच आर्थर की लाइफ में एक लड़की आती है। वो उससे प्यार कर बैठता है और लड़की भी आर्थर पर जान छिड़कती थी। दोनों के बीच प्यार बढ़ने लगा और वो फिजिकली भी एक दूसरे के हो गए। और कुछ समय बाद ही आर्थर को पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है। अब ना तो आर्थर और ना ही उसकी गर्लफ्रेंड इस बच्चे को गिराना चाहती थी, इसलिए इसे जन्म दिया गया और आर्थर ने बड़े प्यार से अपने बेटे का नाम रखा आर्थर थर्ड। उसे अच्छे से पता था कि पिता का साथ ना होना बच्चे के लिए कितना मुश्किल हो सकता है, इसलिए वो फैसला करता है कि अपने बेटे का पूरा ध्यान रखेगा, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा और ना ही उसे किसी चीज की कमी होने देगा। पर इसके लिए चाहिए था पैसा, और कार चोरी के काम से इतना पैसा आता नहीं था। ऊपर से अब बेटे के साथ साथ गर्लफ्रेंड उर्फ लाइफ पार्टनर की जरूरतों का भी ध्यान रखना था। इसलिए आर्थर और उसके दोस्तों ने ज्यादा पैसे कमाने का जरिया ढूंढा। ये वो समय था जब अमेरिका की गलियों में ड्रग डीलर भरे पड़े थे और नशे का व्यापार जोर शोर से होता था। ऐसी कोई गली नहीं थी जहां नशे में झूमते लोग नहीं हुआ करते थे। तो आर्थर और उसके दोस्तों ने सोचा, क्यों ना इन ड्रग डीलरों से ही चोरी की जाए, मगर चोरी भी ऐसे कि कोई पकड़ ना पाए। इसके लिए आर्थर और उसकी गैंग ने पुलिस की वर्दी बनवाई और उसे पहनकर एक गैंग के पीछे लग गए, जो उनके मोहल्ले की ही थी, इसलिए उन्हें अच्छी तरह से पता था कि कौन कितना ड्रग ला रहा है और कौन कितना पैसा। उन्होंने गैंग के अड्डे पर छापा मारा और सारा ड्रग जब्त कर लिया। गैंग मेंबर्स भी उनसे कुछ नहीं कह पाए, क्योंकि वो सब पुलिस की वर्दी में थे और अनजान थे, मगर उन्होंने ड्रग अपने साथ ले जाने की जगह गैंग से समझौता करने का फैसला किया। असल में उस वक्त पुलिस के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। सिस्टम में कई ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारी थे जो छापेमारी के बाद लेन देन कर मामले को वहीं रफा दफा कर दिया करते थे। इसलिए आर्थर और उसके दोस्तों ने भी यही किया। उनकी हर एक्टिविटी इतनी सामान्य और प्रोफेशनल थी मानो वो असली के पुलिस वाले हों, जिस वजह से किसी को उन पर शक नहीं हुआ। और इसके बाद भी उन्होंने कई बार इसी तरह से पैसा लूटा और कोई उन्हें पकड़ नहीं पाया, ना पुलिस ना ही ड्रग डीलर। पर हर बार किस्मत साथ दे, ये तो मुमकिन नहीं है ना। आर्थर की किस्मत भी अब उसे चकमा देने वाली थी। हुआ कुछ यूं कि हर बार की तरह उन्होंने एक ड्रग डीलर को टारगेट किया। वो अकेला था और डीलिंग के लिए एक जगह पर पहुंचा था जहां आर्थर और उसके दोस्त पहले से मौजूद थे। मौका मिलते ही उन्होंने डीलर से पूछताछ और छानबीन शुरू कर दी। उसका ड्रग अपने कब्जे में कर लिया और पैसे भी टटोलने लगे, मगर उन्हें नहीं पता था कि डीलर की गैंग उसके आसपास ही है और एक इशारे पर एक्शन लेने को तैयार खड़ी है। उसने जैसे ही इशारा किया, चारों तरफ से गोलियों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई। चारों तरफ से आर्थर और उसके साथियों पर गोलियां बरसाई जाने लगीं। सभी अपनी अपनी जान बचाकर भागे, जिनमें से एक आर्थर भी था। वो भागते हुए महसूस कर पा रहा था कि गोलियां उसके अगल बगल से होकर गुजर रही हैं और वो बाल बाल बच रहा है, मगर तभी एक गोली उसके पैर में लगी और वो वहीं गिर पड़ा। ज्यादा ब्लीडिंग की वजह से वो वहीं बेहोश होने लगा। आर्थर को लगा जैसे आज उसका आखिरी दिन है, पर जब हॉस्पिटल में उसकी आंख खुली तो उसे एहसास हुआ कि गिरोह ने उसे मरा हुआ समझकर छोड़ दिया था, या शायद उन्होंने जानबूझकर आर्थर को छोड़ा हो। मगर सच ये था कि वो अभी भी जिंदा था और थोड़ी रिकवरी के बाद पूरी तरह से ठीक हो गया। मगर इस घटना ने उसे शिकागो छोड़कर हमेशा के लिए टेक्सास में बसने पर मजबूर कर दिया। उसे डर था कि अगर गिरोह के लोग उसे ढूंढते हुए आ गए तो इस बार जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए 1994 में वो सामान लपेटकर टेक्सास निकल गया, वो भी अपनी गर्लफ्रेंड और बच्चे के बिना। आखिरकार उसने भी अपने परिवार के साथ वही किया जो उसके पिता ने किया था, मगर इस बात का उसे जरा भी मलाल नहीं था, बल्कि यहां अपना जीवन गुजारने के लिए उसने एक फूड चेन कंपनी में जॉब लगा ली। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन साइट्स पर भी नौकरी की। वो अब अपने अतीत को भुलाकर और हर गलत काम को पीछे छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता था, जिसमें क्राइम की परछाई भी ना हो। इसी बीच उसकी मुलाकात एक और लड़की से हुई, जिसका नाम था नताली। नताली दिखने में बेहद सुंदर थी, साथ ही कॉन्फिडेंट और पढ़ी लिखी भी, और वो आर्थर को अच्छी तरह से समझने लगी थी। इसलिए आर्थर भी उसके साथ काफी कंफर्टेबल था। वो उससे प्यार करने लगा था और नताली भी उसके प्यार में पड़ चुकी थी। आर्थर नहीं चाहता था कि वो नताली को खो दे। वो पूरी जिंदगी उसके साथ रहना चाहता था। इधर नताली भी उसके लिए एकदम सीरियस थी। इसलिए जब आर्थर ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया तो वो झटपट मान गई और दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद वो एक दूसरे से कोई भी सच छुपाना नहीं चाहते थे। इसलिए आर्थर ने अपने गुजरे हुए कल की एक एक बात उसे बता दी। अब वो डर रहा था, क्योंकि उसे लगा कि नताली बहुत नाराज होगी। शायद वो भी नॉर्मल लड़कियों की तरह इस तरह से रिएक्ट करे कि तुम क्रिमिनल हो, जालसाज हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती।
पर हुआ बिल्कुल इसका उल्टा। नताली ने कहा कि वो बिल्कुल वैसा ही आदमी है जैसा वो अब तक ढूंढ रही थी। उसका क्रिमिनल इतिहास उसे और ज्यादा इम्प्रेस कर गया था और अब वो आर्थर को फिर से उसी दुनिया में देखना चाहती थी। नताली ने कहा, अगर तुम्हारे पास इतनी कला है तो फिर उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? दरअसल नताली को चाहिए था ढेर सारा पैसा, ऐशो आराम और लैविश लाइफ। इसलिए वो आर्थर से कहती है कि इस बार वो जो भी करे खुद के लिए करे और अकेला करे, ताकि जितना भी कमाए वो पूरा उसका हो। हालांकि आर्थर इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन बार बार पुश करने की वजह से वो भी मान गया और फिर से उसी अंधेरी दुनिया में जाने के लिए एक्साइटेड हो गया और एक प्लान बनाया। असल में वो अब नकली करेंसी का बादशाह बनना चाहता था। इसलिए उसने सबसे पहले प्रिंटिंग मशीनें खरीदी और विंची से सीखी हुई कला को याद किया। उसने कुछ नकली नोटों को छापने की प्रैक्टिस की, मगर परफेक्शन नहीं आया और वो चाहता था ऐसे नोट जो बिल्कुल असली के जैसे लगें। इसलिए उसने कई बार प्रैक्टिस की और जब लगा कि अब उसके नकली नोट असली की बराबरी कर सकते हैं, तब बहुत कम संख्या में उसने नकली नोट छापे, क्योंकि नकली करेंसी छापने से भी ज्यादा मुश्किल होता है उसे खर्च करना। ये मुश्किल के साथ साथ काफ़ी रिस्की भी होता है, क्योंकि अगर पकड़े गए तो हवालात की हवा खानी पड़ेगी और पुलिस के डंडे पड़ेंगे, वो अलग। हालांकि विंची ने उसे नकली नोट चलाने के कई तरीके बताए थे, जिनको यूज करते हुए वो धीरे धीरे इन नोटों को मार्केट में उतारता रहा और किसी को कानों कान खबर नहीं हुई कि अमेरिकन बाजार में जाली नोट भी घूम रहे हैं। सब कुछ नॉर्मली ही चल रहा था, मगर 1996 में अमेरिकी सरकार के एक फैसले ने आर्थर का पूरा प्लान बदल दिया। असल में इस साल सरकार ने एक नया 100 का नोट जारी किया, जो कई विशेषताओं से भरा हुआ था और सुरक्षा के नजरिए से पहले से कई गुना भारी था, जिस वजह से इसे कॉपी करना बेहद मुश्किल था। इस नोट में वाटरमार्क का इस्तेमाल किया गया था, जो लाइट में आने पर ही नजर आता था। साथ ही इसमें ऐसी स्याही यूज की गई थी जो नोट देखने के एंगल के आधार पर बदल जाती थी। और भी ऐसी बहुत सी चीजें थीं जो इस नोट को कॉपी करना मुश्किल बना रही थी। लेकिन आर्थर ने इसे मुश्किल नहीं बल्कि चुनौती के रूप में लिया और इस नोट की नकली कॉपी बनाना अपना चैलेंज बना लिया, क्योंकि अब विंची द्वारा सिखाई कोई भी बात आर्थर के काम नहीं आने वाली थी। अब उसे अपना रास्ता खुद बनाना था। ये वो समय था जब कंप्यूटर, डिजाइनिंग प्रोग्राम और फोटोशॉप का यूज तेजी से बढ़ रहा था, जो आर्थर के लिए पॉजिटिव पॉइंट साबित हुआ। उसने डिजाइनिंग की अच्छी नॉलेज इकट्ठा कर ली और अब पूरी तरह से नकली नोटों की दुनिया में कूदने के लिए निकल पड़ा। पर इस 100 के नोट की नकल के लिए सबसे पहले उसे चाहिए था कागज, एक ऐसा कागज जो नोट को असली रूप दे, क्योंकि कागज से ही पूरी पहचान हो सकती थी। इसलिए उसने इस तरह के कागज के बारे में पता किया, मगर ये तो कागज था ही नहीं, बल्कि कपास, लिनन और कई केमिकल्स का मिक्सचर था, जो आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर था। इसलिए नताली और आर्थर ने मिलकर दुनिया भर के कागजों को चेक करने का फैसला किया और दूर दूर से कागज मंगवाए, मगर कोई भी उनके काम नहीं आया, जिस वजह से दोनों के बीच खटपट हो गई। नताली ने आर्थर को जमकर सुनाई, साथ ही ये भी कहा कि वो उसे हार नहीं मानने देगी। तो हम कह सकते हैं कि आर्थर, जो इस काम का सरगना बना, उसके पीछे नताली का भी बड़ा हाथ था। खैर, वापस मुद्दे पर आते हैं। एक रोज नताली और आर्थर के बीच कागज ना मिलने पर बहस हो रही थी। तब नताली ने गुस्से में एक फोन बुक को उठाया। ऐसा लग रहा था जैसे वो फोन बुक आर्थर के ऊपर फेंक कर मारेगी, पर उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसे टेबल पर रखा और एक स्पेशल पेन से उस पर लाइन बनाई। हैरानी की बात थी कि ये लाइन येलो कलर की थी। अब आप कहेंगे कि पीले कलर की लाइन का क्या मतलब है? दरअसल जिस नोट पर छपाई होती थी उसकी प्रामाणिकता जांच करने के लिए कैशियर एक खास तरह के पेन का इस्तेमाल करते थे। वो सिर्फ नोट वाले कागज पर चलने पर येलो लाइन छोड़ता था, जबकि सादे कागज पर उसका रंग भूरा हुआ करता था। और इसी से पता चलता था कि कौन सा कागज आम है और कौन सा नोट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ऐसे में जब बुक वाले कागज पर लाइन येलो हुई तो आर्थर और नताली की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन दोनों ने तुरंत पता लगाया कि ये बुक कहाँ प्रिंट होती है और इस तरह का पेपर कहाँ से मंगवाया जाता है। और कंपनी का पता चलते ही नताली ने वहाँ कांटेक्ट किया और ये कहते हुए पेपर का ऑर्डर दे दिया कि वो एक स्टूडेंट है और प्रोजेक्ट के लिए उसे इस तरह का पेपर चाहिए। वहीं कंपनी भी स्टूडेंट का सुनकर मान जाती है और कहती है कि वो जितना चाहे उतना पेपर ले सकती है। इस तरह आर्थर और नताली को पेपर तो मिल गया, पर अभी भी एक समस्या थी और वो थी इंक, जो कलर बदला करती थी। एक दिन आर्थर ऐसे ही सड़क पर टहल रहा था, तब उसकी नज़र एक कार पर पड़ी। उस कार का रंग नीला और बैंगनी था और वो जैसे ही अपना एंगल बदलता, कार का रंग भी बदला हुआ नजर आता। आर्थर ने तुरंत मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को फ़ोन मिलाया
और वहां से इस इंक या स्याही बनाने वाली कंपनी तक पहुंच गया। उसने बड़ी होशियारी से पूछताछ की और यह पता लगा लिया कि अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए वही कंपनी स्याही बनाती है। इस तरह अब ये दोनों नकली करेंसी को बिल्कुल असली दिखने वाली लगभग हर चीज तक पहुंच चुके थे। उन्होंने कागज, स्याही, डिजाइन, मशीन सब कुछ तैयार कर लिया। बस अब बारी थी छपाई की, और इस स्टेज पर बहुत काम करना पड़ता था, क्योंकि उस वक्त ये नोट क्रीमी ग्रीन कलर के हुआ करते थे और नॉर्मल प्रिंटर से इस तरह की कलरफुल छपाई पॉसिबल नहीं थी। इसलिए रंग छापने के लिए उसे एक प्रेसिंग मशीन की ज़रूरत थी, और अगर इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता तो कई बार प्रेस करने पर ही डिज़ायर्ड कलर मिल सकता था। तो उसने डिसाइड किया कि वो पहले इसी मशीन से कोशिश करेगा। उन्होंने स्याही, वाटरमार्क और सिक्योरिटी टेप लगाया और पहली बार मशीन को प्रेस किया। इसके बाद उन्होंने स्याही लगाई और फिर से प्रेस किया। आखिर में उन्होंने सीरियल नंबर और नोटों पर छपी इमेज को प्रिंट किया और फिर से प्रेस किया। फाइनली उनके पास बिल्कुल वैसा ही नोट था जैसा अमेरिकन फेडरल रिजर्व बैंक जारी किया करता था। मगर अब बारी थी इस नोट की टेस्टिंग की, जिसके लिए नताली एक सुपरमार्केट पहुंची और वहां $10 की छोटी सी शॉपिंग की, ताकि नकली नोट की पहचान होने पर सुपरमार्केट वाला उससे कुछ कह ना पाए और वो नोट नकली है कहकर वापस कर दे। उसने शॉपकीपर को $100 का नोट थमा दिया। शॉपकीपर ने उसे इधर उधर से देखा और काउंटर में डालने के बाद $90 वापस नताली के हाथ में थमा दिए। ऐसा नहीं था कि दुकान वाले ने उस नोट को अच्छे से चेक नहीं किया, बल्कि उसने वही स्पेशल पेन उठाया जो इस नोट की प्रामाणिकता बताने वाला था, और नोट पर चलाकर देखा तो उसका कलर येलो ही रहा। इसके बाद उसने नोट को झुकाकर देखा तो उसका कलर बदल रहा था। फिर उसने रोशनी में उसे उठाकर देखा तो वाटरमार्क भी नजर आया, और ये सब देखकर वो कंफर्म हो गया कि ये असली नोट है, और नताली को बचे हुए पैसे दे दिए, जिन्हें लेकर वो सुपरमार्केट के बाहर आई और उसके चेहरे का नूर बता रहा था कि वो कितनी खुश है। बाहर आर्थर भी उसका इंतजार कर रहा था, और जब उसने नताली को इतना खुश देखा तो वो समझ गया कि उसका नकली नोट काम कर रहा है। अब दोनों ने फैसला किया कि वो ज्यादा से ज्यादा फर्जी नोट छापेंगे। वो हर महीने लगभग $50,000 छापने लगे। हालांकि पैसे खर्च करने की बारी पर वो काफी सावधानी भी बरत रहे थे। वो जानते थे कि एक ही शहर में अगर ज्यादा नकली करेंसी दौड़ेगी तो पकड़े जाने का खतरा ज्यादा है। इसीलिए वो अपने अड्डे पर पैसे छापते और फिर किसी दूसरे शहर में जाकर उसको धड़ल्ले से खर्च करते। ऐसा ही 1 से 1.5 साल तक चलता रहा। इस दौरान उन्होंने जमकर जाली नोट प्रिंट किए और जमकर खर्च किए। अपने इस जाली धन को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए वो मनी लॉन्ड्रिंग भी करने लगे, जिस वजह से उनकी संपत्ति बढ़ने लगी। जल्दी ही उन दोनों के पास इतना पैसा हो गया जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी, और ना ही आर्थर मजदूरी करके इतना पैसा कमा सकता था। एक वक्त तो ऐसा आया जब उन्होंने एक दिन में 30 से 30,000 डॉलर छापे, और अब उनके पास जरूरत की हर चीज आ गई। एक अच्छा सा घर, उसमें भरपूर फर्नीचर, गाड़ी, और अब वो अपना हर शौक भी पूरा कर रहे थे। इतना ही नहीं, अब उन्होंने दान देना भी शुरू कर दिया था। जब भी मौका मिलता वो बच्चों के लिए कपड़े, खिलौने, चॉकलेट्स, आइसक्रीम ऐसी चीजें खरीदते और गरीब बच्चों में उन्हें बांट देते। ऐसा करने से उन्हें खुशी मिलती थी। ऐसे ही समय गुजरता रहा और साल आ गया 2000 का। अचानक से आर्थर के मन में शिकागो यानी अपने होम टाउन वापस जाने का ख्याल आया, और एक दिन उसने फैसला कर लिया कि वो अब वापस चला जाएगा। उसके उस फैसले से नताली को कोई परेशानी नहीं थी, बल्कि वो भी आर्थर के साथ शिकागो आ गई। यहां आकर सबसे पहला काम जो आर्थर ने किया वो था अपने बेटे को ढूंढना, जो आज भी वहीं रह रहा था जहां वो उसे छोड़कर गया था। बस फर्क इतना था कि अब वो छोटा नहीं रहा था, अब वो 10 साल का हो चुका था। अपने बेटे को देखते ही आर्थर के अंदर का पिता जाग उठा। वो उससे मिलने लगा, बातें करने लगा और उसे खिलौने, कपड़े, चॉकलेट ये सारी चीजें दिलवाने लगा। धीरे धीरे आर्थर और उसका बेटा बहुत करीब आ गए। आर्थर जितना हो सके उतना समय अपने बेटे के साथ गुजारता था, जिस वजह से उनके बिखरे हुए रिश्ते मजबूत होने लगे। इसके अलावा उसने अपने दोस्तों से भी मुलाकात की, जो अभी भी चोरी चकारी के काम में लगे हुए थे। आर्थर ने उन सभी को अपने नए काम के बारे में बताया कि कैसे वो नकली करेंसी प्रिंट करता है और फिर उसे मार्केट में चला देता है। इस बिजनेस से उसके पास इतना पैसा है जितना वो चोरी करके जिंदगी भर नहीं कमा सकता था। हालांकि उसकी बात पर किसी ने भी यकीन नहीं किया, जिस वजह से उसे कुछ नकली नोट अपने दोस्तों को दिखाने पड़े। उन्होंने इन्हें असली करेंसी से कंपेयर किया, लेकिन कोई भी दोनों में फर्क नहीं बता पाया। सभी नोटों को देखकर हक्का बक्का रह गए। पर सोचने वाली बात यह है कि आर्थर ने इन सब को अपने बिजनेस के बारे में क्यों बताया। तो जवाब सीधा सा है,
वो चाहता था कि ये सब भी उसके साथ इस काम में इन्वॉल्व हो जाएं, क्योंकि अब वो और ज़्यादा पैसे छापना चाहता था। इसके अलावा इन लोगों के कनेक्शन शिकागो के लगभग हर नाइट क्लब और कसिनो में थे, मगर आर्थर को यहाँ बहुत ही कम लोग जानते थे। इसलिए वो उनके कनेक्शंस का फ़ायदा उठाना चाहता था, क्योंकि इस वक्त तक उसकी नकली करेंसी लगभग हर जगह फैल चुकी थी। यहाँ तक कि FBI की नज़र भी इन नोटों पर पड़ चुकी थी और उन्होंने नकली नोटों पर ध्यान देना भी शुरू कर दिया था। FBI के सभी ऑफिसर्स पूरे बाजार में इसे डॉलर का सबसे बेहतरीन जाली संस्करण कहते थे। आर्थर ये सब बहुत अच्छे से जानता था, मगर अब उसके लालच की कोई लिमिट नहीं रही थी। इसलिए उसने नकली नोट बनाना बंद नहीं किया और अब अपने नकली नोटों को मार्केट में बेचने लगा। वो $1,00,000 के बदले $30,000 लिया करता था। दरअसल आर्थर जितना सक्षम नोट छापने में हो चुका था, उतना सक्षम इन्हें खर्च करने में नहीं था और ज्यादा नकली करेंसी को अपने पास रख नहीं सकता था। इसलिए उसने नोटों को बेचना शुरू किया था और कई गैंग्स के साथ टाई अप कर लिया। आर्थर जानता था कि इन गिरोहों के साथ काम करना कितना खतरनाक है, इसलिए वो अपनी सेफ्टी का भी पूरा पूरा ख्याल रखता था। वो जहां भी जाता सबसे पहले ये चेक करता कि कहीं कोई उस पर नज़र तो नहीं रख रहा है। धीरे धीरे उसका मिजाज इतना डाउटफुल हो गया कि वो अपने आसपास भटकने वाले हर व्यक्ति पर शक करने लगा कि वो उसे मारना चाहता है या फिर उसे लूटना चाहता है। अब वो जहां भी जाता, जिससे भी मिलता, हमेशा अपने साथ डिटेक्टर लेकर जाता था, क्योंकि वो किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहता था। ऐसे ही समय गुजरने लगा और अब साल आ गया 2002 का, जब आर्थर के साथ काम करने वाली रशियन गैंग ने एक पार्टी में उसे इनवाइट किया, जहां हर तरह के नशीले पदार्थ मौजूद थे। यहां आर्थर अपने साथ जाली नोटों से भरा सूटकेस लेकर पहुंचा था, जिसमें करीब $60,000 थे, जो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। ये पार्टी एक होटल में दी गई थी, इसलिए वहां गैंग मेंबर्स के अलावा आम लोग भी मौजूद थे। हालांकि पार्टी में आने वाले सभी मेहमानों के लिए गैंग ने अलग अलग कमरे बुक किए थे, जिनमें से एक आर्थर का कमरा भी था, जहां उसे ठहराया गया। उसके पास अब भी वही पैसों से भरा सूटकेस था, साथ में कुछ नशीले पदार्थ भी जो गिरोह की तरफ से उसे उपहार में दिए गए थे। वो इन्हें कमरे में ही रखकर आराम कर रहा था। उसकी आंख लगी ही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने पूछा, कौन है? तो बाहर से सिर्फ इतनी आवाज आई, दरवाजा खोलो। आर्थर को लगा कि होगा कोई गैंग मेंबर उसे पार्टी में ले जाने के लिए आया होगा या फिर कुछ देने के लिए आया होगा, तो उसने भी दरवाजा खोल दिया। मगर दरवाजा खुलते ही वो हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सामने अमेरिकन पुलिस खड़ी थी, जो हाथों में हथियार लिए कमरे के अंदर आ गई और आर्थर से ड्रग्स के बारे में पूछने लगी। पर उसने इनकार कर दिया कि उसके पास कोई ड्रग नहीं है और ना ही उसका ड्रग्स से कोई कनेक्शन है। लेकिन ऑफिसर्स ये मानने को तैयार ही नहीं थे। उन्होंने कमरे की तलाशी शुरू की तो टेबल पर नशीला पदार्थ मिल गया। साथ में उनकी नज़र उस सूटकेस पर भी पड़ गई और जब सूटकेस को खोला गया तो उसमें पैसे ही पैसे थे। नोट देखते ही एक ऑफिसर को शक हो गया। उन्हें नोटों की बहुत अच्छी समझ थी। असली हो या नकली, वो कुछ ही समय में पता लगा लिया करते थे। इसलिए जब वो उन नोटों को गिन रहे थे तो उन्हें समझ आ गया कि ये नकली हैं। इसलिए आर्थर को अरेस्ट कर लिया गया। साथ ही सबूत के तौर पर ड्रग और जाली करेंसी को जब्त कर लिया गया। आर्थर को लगा कि अब उसका गेम खत्म हो जाएगा, इसलिए उसने अपने लिए एक वकील हायर किया, जिसने इस पूरे गेम को पलट कर रख दिया। वकील ने कोर्ट में दलील दी कि आर्थर बेगुनाह है। वो जब कमरे में सो रहा था तो दरवाज़ा खुला हुआ था और पुलिस ने खुद वहां ड्रग रखे, यानी पुलिस अवैध तरह से कमरे में घुसी और छापेमारी की। लेकिन कानूनन इस तरह की कार्यवाही अप्रूव नहीं हो सकती। हालांकि पुलिस ने भी अपनी दलील रखी, लेकिन जज ने इस केस को खारिज कर दिया। इस घटना के बाद आर्थर और ज्यादा डर गया। उसे लगा कि इस बार तो वो बच गया है, पर अगली बार नहीं बच पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अब वो FBI की नज़र में चढ़ चुका था। उसे पता था कि FBI उस पर नज़र जरूर रखेगी। इसलिए उसने फैसला किया कि अब से वो नकली नोट नहीं छापेगा और सभी गिरोहों के साथ काम बंद कर देगा। ऐसा करने से उसका इनकम सोर्स भी बंद हो जाता। ऐसे में उसे कुछ तो करने की जरूरत थी। तो उसे एक बार फिर अपने पिता की याद आई, जो उसे छोटी सी उम्र में छोड़कर चले गए थे। उसने फैसला किया कि वो अपने पिता को ढूंढेगा और काफी तलाशने के बाद उसे अलास्का में एक आदमी मिला, जिसका नाम और उसके पिता का नाम बिल्कुल सेम था। उसने तुरंत उस आदमी को एक लेटर लिखा और ये तरीका काम कर गया, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि आर्थर के पिता ही थे, जिन्होंने चिट्ठी मिलने के बाद अपने बेटे को सालों के बाद पहली बार फोन किया और दोनों के बीच लगभग 1 घंटे तक बातें हुई। फाइनली दोनों ने एक दूसरे से मिलने का फैसला किया
और आर्थर पहली फ्लाइट मिलते ही अपने पिता के पास पहुंच गया। यहां उसने इतने साल में पहली बार अपने पिता को देखा और वो भावुक हो गया। दोनों की शक्ल के साथ साथ एक्टिविटीज भी काफी मेल खाती थीं। आर्थर बहुत खुश था कि उसके पिता ने उसे अपने पास बुलाया। हालांकि उसे अभी भी उनके बिना बताए जाने का गुस्सा था, मगर उसने ये बात छेड़ी ही नहीं और अब पिता बेटे साथ में रहने लगे। कई दिनों तक दोनों के बीच जमकर बातें हुई। उन्होंने एक दूसरे को अपने बारे में सब कुछ बताया। साथ ही पिता ने अपने की के लिए माफी भी मांगी और आर्थर ने भी अपने पास्ट के बारे में सब कुछ बता दिया कि कैसे वो जाली रुपए छापा करता था और कैसे जेल पहुंचा और कैसे वो सब कुछ छोड़ चुका है। पिता ने सारी बातें बड़ी दिलचस्पी के साथ सुनी और एक दिन आकर उससे बोले कि मेरे पास पैसों की बहुत तंगी चल रही है, क्या तुम मेरे लिए कुछ पैसे छाप सकते हो? यह सुनकर आर्थर का मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि वो जिस चीज से दूर भाग रहा था बार बार उसके अपने उसे उसी चीज में धकेल रहे थे। उसने कहा कि वो ये सब बंद कर चुका है क्योंकि पुलिस उसके पीछे पड़ी है। अगर वो फिर से ऐसा करता है तो कभी भी जेल जा सकता है। इस पर पिता ने कहा कि अगर ऐसा है तो अलास्का में फिर से जाली नोटों की प्रिंटिंग शुरू करें, क्योंकि वहां उसे कोई नहीं जानता। आर्थर ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसे अपने पिता की आंखों में अपने लिए प्राउड देखना था। इसलिए वो फिर से नकली नोट छापने का फैसला करता है। वो शिकागो में कुछ कागज, मशीन, स्याही और नकली नोट बनाने का सामान छिपा कर रखता था। इसके बारे में उसे और उसके दोस्तों को ही पता था, इसलिए अपने दोस्तों की मदद से उसने ये सारी चीजें अलास्का में मंगवा लीं और यहां अपने पिता के साथ मिलकर नकली नोटों की प्रिंटिंग शुरू कर दी। हालांकि ये क्वालिटी में पिछले नोटों की तुलना में बहुत कमजोर थे, मगर फिर भी उसने कोशिश की और कुछ नोट अपने पिता को देते हुए कहा कि इस काम को जितना सीक्रेट रखा जाए उतना ही बेहतर है। जिस तरह से वो अपनी पत्नी नताली के साथ छुपकर ये काम करता था, वैसे ही उसे और उसके पिता को भी हर चीज सीक्रेट रखनी होगी। लेकिन उसके पिता ने इसका बिल्कुल उल्टा समझा। उन्होंने करीब $3000 अपनी पत्नी को दिए और उसे बता दिया कि ये असली नहीं, नकली नोट है। पत्नी नोटों में जरा भी फर्क नहीं कर पा रही थी और वो इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो गई कि उसने अपने कुछ पड़ोसियों को भी इन्हीं में से पैसे दिए और उन्हें भी सब सच बता दिया। और वो सब भी हैरान थे कि ये बिल्कुल असली नोटों जैसे हैं और उन्होंने इन पैसों को ही खर्च करना शुरू कर दिया। यहाँ ना तो आर्थर के पिता ने, ना उनकी पत्नी ने और ना ही पड़ोसियों ने एक भी नकली नोट कन्वर्ट किया और ना ही इन्हें सावधानी से खर्च किया। हालांकि आर्थर को इस बारे में पता ही नहीं था। उसे तो लग रहा था कि पिता पैसों को सावधानी से खर्च कर रहे हैं। लेकिन एक चीज थी जो उसे खटक रही थी कि वो जब भी पैसों के बारे में पूछता था, पिता टॉपिक बदल देते। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि उसके पिता एक ना एक दिन उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएंगे। इसलिए उसने फैसला किया कि अब वो नकली नोट नहीं छापेगा और हमेशा हमेशा के लिए अलास्का से चला गया। वहीं उसके पिता ने एक बार भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अब तक वो नोट छापने का काम पूरी तरह से सीख चुके थे और अब वो इसे अकेले करना चाहते थे। आर्थर के जाते ही उन्होंने ये काम शुरू कर दिया, मगर अफसोस कि आर्थर की तरह उनकी किस्मत बलवान नहीं निकली और वो अपने ही गेम में फंस गए। दरअसल उनकी पत्नी ने अपने जिन पड़ोसियों को नकली नोट दिए थे वो उन्हें असली नोटों की तरह ही खर्च कर रहे थे। एक दिन उनके पड़ोसी एक दुकान में पहुंचे और वहां शॉपिंग करने के बाद इसी नकली करेंसी से बिल पे करने लगे। पर दुकानदार ने पहचान लिया कि ये असली नोट नहीं है और उसने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस, जो पहले से ही नकली नोट छापने वालों को तलाश रही थी, वो तुरंत स्टोर में पहुंची और इस कपल को अरेस्ट कर लिया। पूछताछ में दोनों ने आर्थर के पिता का नाम सामने रख दिया और पुलिस उन तक भी पहुंच गई और रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। मगर आर्थर के पिता अकेले सजा नहीं काटना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पुलिस के सामने आर्थर का पूरा काला चिट्ठा खोल दिया। साथ ही ये भी बताया कि वही इस मशीन को यहां लेकर आया था और उनसे पहले वही इस काम को कर रहा था। इसके बाद ये खबर FBI तक पहुंची और FBI अपनी टीम के साथ सीधा आर्थर के घर जा धमकी। मगर वो पुलिस से भी 2 कदम आगे निकला, शायद इसलिए क्योंकि उसे पता था कि उसके पिता उसका भांडा फोड़ सकते हैं। इसलिए उसने अपने घर में एक भी जाली नोट नहीं रखा और सारा पैसा बांधकर जंगल में गाड़ दिया। लेकिन फिर भी अपनी सौतेली मां की गवाही की वजह से उसे गिरफ्तार किया गया, मगर उसे अपने पिता से कम सजा हुई, जबकि वो इस गेम का मास्टरमाइंड था। वहीं पड़ोसियों को गवाही देने की वजह से छोड़ दिया गया। आर्थर अब अपनी रिहाई का इंतजार कर रहा था, क्योंकि वो सच में एक अच्छा इंसान बनना चाहता था। इस नकली दुनिया को छोड़ना चाहता था। उसने फैसला कर लिया था कि अब चाहे कोई कुछ भी कहे, वो दोबारा से इस दुनिया में नहीं आएगा। मगर रिहाई वाले दिन ही उसे पता चला कि उसके पिता ने जेल में सजा काटते हुए ही दम तोड़ दिया है। भले ही उन्होंने उसके साथ कुछ भी किया हो,
पर वो अपने पिता से बहुत प्यार करता था, इसलिए इस खबर ने उसे बहुत दुख पहुंचाया। और पिता पुत्र के बॉन्ड को याद करते हुए वो अपने बेटे के पास वापस शिकागो पहुंचा और उसकी परवरिश के लिए मेहनत करने लगा। उसने तरह तरह की जॉब की, कभी डिलीवरी बॉय बना, कभी कंस्ट्रक्शन साइट्स पर मजदूरी की, तो कभी कुछ और। वो ये सब अपने बेटे के लिए कर रहा था ताकि उसे कोई कमी ना हो। इस बीच कई बार उसके मन में जंगल में दफनाए उन पैसों का ख्याल भी आया, पर वो उन्हें कभी निकालना नहीं चाहता था, क्योंकि ये एक कदम उसे मुसीबत में डाल सकता था। मगर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मुसीबत खुद चलते हुए उसके पास आई। दरअसल एक मैगजीन ने आर्थर के ऊपर आर्टिकल लिखा था, जिसे उसके बेटे ने पढ़ लिया, पर वो इस न्यूज़ पर यकीन नहीं कर पा रहा था। इसलिए उसने अपने पिता से एक बार कंफर्म किया, जिस पर आर्थर ने कहा कि हाँ, वो ये किया करता था, पर अब नहीं। ये जानने के बाद आर्थर थर्ड एक्साइटेड हो गया। उसे लगा कि अगर पिता कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं। उसने भी नकली नोट छापने का फैसला कर लिया, पर पिता ने कहा कि यह गलत है, ऐसा मत करना। मगर वो कहाँ किसी की सुनने वाला था। जैसे ही उसे पिता की प्रिंटिंग मशीन के बारे में पता चला, वो वहां पहुंचा और नोट छापने की कोशिश करने लगा। उसके हाथ में जाली नोट थे जिन्हें वो कॉपी कर रहा था। मगर तभी मां को पता चल गया कि वो क्या कर रहा है और उन्होंने आर्थर को फोन कर दिया और वो गुस्से में घर पहुंचा, जहां उनका बेटा उसी रास्ते पर जाने की कोशिश कर रहा था जिस रास्ते को वो पीछे छोड़ आए हैं। असल में आर्थर थर्ड कई तरह के नशे करता था और उसे भी बहुत सारा पैसा चाहिए था, मगर आर्थर किसी भी कीमत पर अपने बेटे को इस गुमनामी के रास्ते पर जाने नहीं दे सकता था। इसलिए वो चिल्लाते हुए बोला, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा भरण पोषण कर रहा हूं। पिता की आवाज़ तेज होता देख बेटे ने हाथ में नकली नोट उठाए और बाहर भाग गया। वो चीखते चिल्लाते हुए सड़क पर भागा जा रहा था। पीछे पीछे आर्थर भी उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, मगर वो नहीं रुका और चिल्लाते हुए नकली नोट आर्थर के ऊपर फेंकने लगा। बदकिस्मती से इस वक्त पुलिस की एक गाड़ी उस रूट से गुजर रही थी और उनकी नज़र दोनों पर पड़ गई। ऑफिसर्स ने रुककर माजरा समझने की कोशिश की तो आर्थर ने नोट उठाते हुए कहा कि कोई बात नहीं है, ये बस पिता बेटे का झगड़ा है। मगर पुलिस ने जब उसका बैकग्राउंड चेक किया तो उन्हें समझ आ गया कि अब वो उसके खिलाफ तगड़ी कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि उसके हाथ में सबूत के तौर पर नकली नोट थे। पिछली बार सबूत कम होने की वजह से उसे सिर्फ 3 साल की सजा हुई थी, लेकिन इस बार उसे 9 साल की सजा हुई। वहीं उसके बेटे को FBI ने गवाह बनाने की कोशिश की, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि अब वो वही काम करना चाहता था जो उसके पिता किया करते थे। और FBI द्वारा सुधार गृह में भेजने के कुछ समय बाद उसने वापस आकर नकली नोट छापने शुरू कर दिए। हालांकि उसके नोट पिता की तरह एकदम असली जैसे नहीं हुआ करते थे, लेकिन उसने तरह तरह की तरकीब लगाकर इन्हें बेहतर बना लिया, जिस वजह से उसे बड़े बड़े ऑर्डर मिलने लगे। उसने अपनी खुद की एक जाली नोट की प्रिंटिंग प्रेस भी बना ली थी। लेकिन एक रोज जब वो एक बड़े ऑर्डर पर काम कर रहा था, तभी FBI ने छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे भी जेल भेज दिया गया। आर्थर को जब इस बारे में पता चला तो उसने अपना ट्रांसफर भी उसी जेल में करवा लिया, जहां एक बार फिर पिता बेटे की मुलाकात हुई और दोनों फ्यूचर के बारे में बात करने लगे कि अब वो क्या करेंगे। आर्थर, जो जेल में रहते हुए पेंटिंग करता था, उसने बाहर आकर भी कलाकार बनने का फैसला किया और आज वो एक जाना माना कलाकार है। तो दोस्तों, ये थी उस जालसाज की कहानी जिसे दुनिया आज एक कलाकार के रूप में सम्मान देती है। आपको आर्थर जूनियर की कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।